हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना स्टडी कर रहे होंगे, है ना। तो आप लोग ऐसा करें कि मैं इसे पढ़ के सुनाऊंगा और आप लोग अपने बुक को खोल के बैठे और उससे मैच करेंगे, ओके। और दूसरी बात, हमने जो चैप्टर 1 है जिसका नाम था बातचीत, जिसके लेखक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट सर थे, है ना। उन्होंने बातचीत को, जो हमारा बातचीत कहानी था उसको उन्होंने लिखा था, तो उसके वो क्या हुए, लेखक हुए। अभी हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है, उसने कहा था। इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। इनके बारे में फ़िलहाल हम लोग अभी पढ़ेंगे, और अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा लेखक परिचय से, तो जो हमारा कहानी है वो अगले वीडियो में बनेगा। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी हद तक इसे कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो आइए बने रहते हैं, अपना बुक खोल लीजिए और उससे मिलाएंगे, ठीक है। मैं जिन चीज़ों को अंडरलाइन करने कहूँगा उसे अंडरलाइन कर लेंगे। और एक चीज़ और मैं रिपीट कर दूँ आप लोगों को कि लेखक परिचय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। समझ में आ रही बात, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो इसलिए लेखक परिचय को कोई भी मिस नहीं करेगा और पूरा ध्यानपूर्वक सुनेगा, ठीक है। आइए, चंद्रधर शर्मा जी जो है वो उसने कहा था पाठ के लेखक है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुई थी, और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 12 सितंबर 1942 ईस्वी को हुई थी। समझ में आ रही बात, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। मूल निवास स्थान गुलेर नामक ग्राम है, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। पिता का नाम पंडित शिवराम था, ठीक है। ये जो 4-5 पॉइंट है ये आपसे MCQ में आएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, इनका मूल निवास क्या है, जन्म स्थान क्या है। तो इन 4-5 पॉइंट को आप लोग हाईलाइट करके लिख लें, या फिर अगर अंडरलाइन पेन है तो उससे अंडरलाइन कर लें, ठीक है। चलो देखते हैं इनकी शिक्षा कैसे हुई थी, ये देखते हैं। बचपन में संस्कृत की शिक्षा ये करते हैं। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विद्यालय से BA करते हैं, ठीक है। 1899 में ना ये इलाहाबाद से क्या करते हैं, एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं, और मैट्रिक वहाँ से कंप्लीट करते हैं। समझ में आया बात। और कोलकाता विश्वविद्यालय में ये 1901 में क्या करते हैं, इंटरमीडिएट समझते हैं ना, HS बोलते हैं, ठीक है। जो 12वीं की पढ़ाई होती है ना उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड में जो बिहार के बंदे हैं वो इसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। अगर आप बंगाल जाएंगे तो वहाँ HS बोलता है, हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से ये इंटरमीडिएट करते हैं, और 1903 ईस्वी में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वृत्ति क्या थी इनकी, आइए जानते हैं। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेवो कॉलेज अजमेर में आ गए। ये जब इनकी BA कंप्लीट होती है तो इनको वहाँ के जो राजा थे जयपुर के, वो इनको अपने कॉलेज में क्या करते हैं, अभिभावक बना करके बुला लेते हैं, ठीक है। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रहते हैं। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाह प्रचार तथा मनिन्द्र बंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बनते हैं ये, ठीक है। ये जो वृत्ति है ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, ठीक है। संपादन, ये संपादन क्या करते थे ये देखते हैं। समालोचक काशी नगरी प्राचारिन पत्रिका ये लिखते थे, ठीक है। समालोचक काशी नगरी नाम की पत्रिका ये
लिखा करते थे। रचनाएं इनकी जो है कहानी में वो थी सुखमय जीवन जो कि 1911 में लिखे थे, बुध का कांटा भी 1911 में, और उसने कहा था 1915 में लिखे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो उसे मैं थोड़ा सुधार दूँ, बेहतर रहेगा, है ना। 1915 में ये उसने कहा था लिखे थे हैं। हम लोग जो कहानी अभी पढ़ेंगे उसने कहा था उसकी बात हो रही है। ठीक है, 1915 में इस कहानी को लिखा गया है और अभी देखो 2000 क्या चल रही है, 24 चल रहा है। समझ में आ रहा ना कितना लंबा चौड़ा टाइम से इस कहानी को लोग पढ़ रहे हैं, है ना। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समासायिक विषयों पर निबंध लिखते थे ये। ठीक है, कछुआ धर्म, मरेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिय आदि प्रमुख इनके निबंध थे। ठीक है, इनके अतिरिक्त अनुवाद की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हैं इनके। ठीक है, अंग्रेजी में ए पोएम बॉय भास, ए पोएम बॉय भास, एक कमेंट्री ऑन वत्स्यांश कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिस्टिज्म आदि निबंध इन्होंने लिखे हैं। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने सन्य में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे। समझ में आ रही बात? अभी ये जो अपने टाइम में ना संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के बहुत अच्छे ज्ञान रखने वाले ये थे। विद्वान कौन होता है? जिसके पास किसी भाषा को या फिर किसी खास सब्जेक्ट को लेकर के ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है, उसको हम लोग विद्वान बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत, अभर्षण आदि भाषाओं में भी इनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अध्ययन और तालपारसी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर इन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। देखिए, आपसे अगर कोई पूछे, आपका एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कवि थे या फिर किस युग के निबंधकार थे, तो क्या बोलेंगे? द्विवेदी युग। समझ में आई बात? किस युग के थे? द्विवेदी युग। सॉरी, शायद सही से नहीं हो रहा। ठीक है, किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग के ये निबंधकार थे। ठीक है, गुड़ और विदगद हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक भी हैं। सही बात है, इनके समय में इतना मतलब ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात थी, है कि नहीं? 1900 के दशक में इतना बड़ा, इतने सारे सब्जेक्ट की, इतने सारे विषयों की नॉलेज रखने वाला को आप क्या बोल सकते हैं? वाकई विद्वान बोल सकते हैं, है ना। वही ये अपने युग के ना बहुत बड़े प्रतिभाशाली लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी है जो हमने ऊपर में डिस्कस किया है। ठीक है, और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए हैं, है ना। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्पाद गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानी लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है ना। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतिक सरीखी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु
या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अंगभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। बात सही है। अपने टाइम में इनके टाइम में जो लोग जितने जानते थे उनसे ये काफ़ी हद तक आगे की ओर जानते थे, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक, है ना। यहाँ पे इनकी तारीफ हो रही है ना। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। बात सही है। ये जो कहानी है आप लोग पढ़े होंगे और अभी मैं सुना रहा हूँ, वाकई में बहुत ही रोमांटिक बोल सकते हैं, रोमांचक बोल सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है आप लोगों को। अभी तक आप लोगों ने जो क्लास 10, 11 में पढ़ा होगा उनमें से ये बहुत ही रोमांचक कहानी होने वाली है। इसमें बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, समझे। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम को आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्ग में अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, हो गई है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाले सालू। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। उस लड़की से जो मुलाकात होती है लहना सिंह की, वो एक विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा, बेटे का नाम था बोधा, का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार में उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजरा सिंह और बोधा की रक्षा की। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती है, गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रवृत्ति जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की दृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। ये जो अभी मैं कहानी पढ़ाने वाला हूँ उसने कहा था वाकई में बहुत ही रोमांचक कहानी होने वाला है। तो आप लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे, सुनेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। ये कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हम अपने कहानी की ओर, ठीक है। और मैं बता दूं कि आपने इस पैराग्राफ में देखा है कि इस कहानी पे फिल्म भी बन चुका है। अगर आप लोग इसके कहानी पढ़ने के बाद अगर आप चाहें तो इसके मूवीज़ को, इस फिल्म को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ढूंढ कर देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका लिंक अपने वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। और दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने कहानी की ओर। हम लोगों ने अभी देखा है लेखक परिचय को, है ना। तो आओ देखते हैं अपने कहानी की तरफ। कहानी का नाम क्या है? उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाली की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट की बोली का मरहम लगा पे वो। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़क पर घोड़ी की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध अस्थिर करते, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चींध कर अपने ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराश और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं।
तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्रा कर गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसी हटो भाई जी ठहरना भाई, आने दो लाला जी हटो बाछा करते हुए सफ़ेद फेटो खचरों और बतको, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहेब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चिदौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। इस पैराग्राफ में बोल रहा है कि जब बड़े बड़े शहर में आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो गाड़ी वाले लोग होते हैं उनकी ज़बान में ऐसी कड़वापन होती है जैसे मानो कि उनके द्वारा मारी गई कोई औजार से पीठ छिल गई हो। उनकी बात सुन के आपके कान पक जाएंगे। लेखक कहता उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो एक अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली को भी अपनाए, जहाँ पे बड़े बड़े सड़कों पे घोड़ों की पीठ को चाबुक से मार के घोड़े को दौड़ाया जाता है और उसी घोड़े से अगर कोई आँख से नहीं देख पाया हो या फिर किसी से बाय मिस्टेक रास्ता पार हो रहा हो और किसी घोड़े के सामने आ जाए, तो मजाल है कि घोड़े वाले अपने घोड़े को रोके या फिर गाड़ी वाले गाड़ी को रोके, वो सीधे उसको धक्का मारेगा और हो सकता है कभी कभी कि उस घोड़े से उसकी पैर वैर सब छिल जाए आदमी के। ऐसे चलते हैं वो लोग। लेकिन वहीं अमृतसर में कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर कोई आदमी उसके सामने आ जाए तो उसको हटने देने के लिए इंतज़ार करते हैं, और अगर अचानक से कोई उसके पास बार बार आए, कोई बुढ़िया हो या फिर बुज़ुर्ग हो, तो उसके लिए वो चेतावनी देते हैं। बार बार बोलते हैं, हे माँ तू अपने जीने के लायक है, तू भाग्य है तुम्हारा, तुमको तुम्हारे घर वाले बहुत प्रेम करते हैं, तेरी लंबी उम्र है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ठीक है। कहानी है बम्बू कट वाले के से स्टार्ट होती है। ऐसा बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिलते हैं। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ी की गट्ठी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है, लड़का पूछता है। मंगरे में, लड़की बोलती है। तेरे मांझे में, लड़का बोलता है। यहाँ कहाँ रहती है? अंतरा सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं, लड़की बोलती है। ये लड़का बोलता है, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इसके सौदे देने लगता है। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह जाता है। दरअसल मैंने आपको बताया है कि कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़का बोलता है, कब? लड़की बोलती है, कल। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। रेशम से कड़ा हुआ सालू का मतलब, जब आप देखोगे आपके गांव में या फिर आपके परिवार में किसी के शादी हो या फिर सगाई हो, तो देखोगे कि उसे एक दुपट्टा नुमा
एक कपड़ा दिया जाता है जिससे वो उसकी पूरी सर और बदन ढकी हुई होती है, वो लाल कलर का होता है, उसमें थोड़े थोड़े काम किए हुए रहते, ठीक है, उसको ही बोल रहा था ये रेशम से। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली। लड़का ये सुनने के बाद घर की तरफ जाता है बेचारा मुरझाए हुए शकल को लेकर के, क्योंकि वो कुछ उम्मीद लगा करके था। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है, मोरी जानते हो, नाली जो होता है उसमें ढकेल देता है। एक छबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारता है और एक गोभी वाले के ठेले में दूध डाल देता है। सामने नहाती आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाती है। वो लड़का जब घर जाते रहता है ना, तो एक नहाती हुई एक वैष्णवी होती है, वैष्णवी मतलब जो पूजा करती है ना, वो नहा धो करके मंदिर जा रही होती पूजा करने के लिए। तभी वो उससे टकराता है, तो वो वैष्णवी बोलती हैं, क्या तुम अंधे हो? अंधे की उपाधि उस लड़के को देता है। तब कहीं घर पहुंचता है वो लड़का। मैं बता दूं कि ये कहानी टोटल 5 पार्ट में बटा हुआ है। हमने अभी तक पार्ट 1 पढ़ा है, पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या है कि युद्ध का वर्णन होता है। जब लहना सिंह जो था वो लड़का था जो बचपन में उस लड़की से मिलता है, उसकी बात हो रही, ठीक है। जब वो जवान हो जाता है लहना सिंह, तो क्या करता है कि वो फ़ौज में भर्ती हो जाता है, अंग्रेज़ की फ़ौज में, और अपने गुजर बसर करने के लिए वहाँ नौकरी करता है। तो उस वक्त होता ये था कि उस वक्त युद्ध चल रहा था, ठीक है, युद्ध चल रहा था, तो उसी में वो नौकरी करता है। तो वहाँ के कुछ सिपाही बोलते हैं कि भाई ये भी कोई क्या लड़ाई है, दिन भर खंदक में बैठे रहो जिसके वजह से पूरी हड्डियाँ आकड़ जाती है। लुधियाने में सुना था कि बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ती है, लेकिन भाई यहाँ तो ऊपर से बर्फ़ भी गिर रहा है, पिंडलियाँ तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीमत है दिखता ही नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फट जाते हैं, जब धमाका के साथ खंदक भी हिल जाता है। 100 गज तक क्या होता है, जब बारूद गिरता है तो धरती उछड़ जाता था, ठीक है। वही बोलता है अगर कोई इस गैप से बचे तब ना लड़े। सुना था कि नरकटकोल में जलजला होता है, लेकिन यहाँ तो दिन भर में 2500 जलजले आते हैं जो बारूद गिरता है उससे, है ना। खंदक जो होता है बाबू, वो होता है गड्ढा नुमा बना दिया जाता है जिसमें सिपाही लोग रुकते हैं, जिससे गोली वोली से बचा जाता है ना। बोलता है कि अगर कोई इस आवाज़ से बच जाए और गलती से अगर बाहर हाथ बात निकल जाए तो गोली पड़ाक से आकर के उसके हाथ बात में लग जाती है। नामालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। दोस्त बोलता है लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए हम लोग, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। लहना सिंह से उसके मित्र लोग बोलते हैं लहना सिंह देखो बात यह है कि 4 दिन तो और बीत गया है, 3 दिन और, परसों तक रिलीफ आ जाएगी, लेटर आ जाएगी तो हम लोग को छुट्टी मिल जाएगी। अपने हाथ को झटकाकर पेट भर के खाएंगे पिएंगे और फिरंगी मैम के बाग में जो हरी हरी घास है वहाँ पे सोए रहेंगे। बोलता है बाबू बात यह है कि लहना सिंह जो है वो हमको वो मैम जो है वो हमको फल और दूध बहुत देती है। हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ी सी पैसा ले लो, इसकी दाम ले लो। तो बोलती है नहीं, हम आपसे पैसा नहीं ले सकते, आप हम लोग को बचाने आए हैं, आप हमारे राजा हैं। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर ना लौ दूँ तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, पीछे जनरल ने हटने आने का कमान नहीं दिया। तो दोस्तों में डिस्कस होते रहती है कि दरअसल 4 दिन तक तो सोया नहीं हो यार, और जिस तरह से बिना फेरा लगाए, बिना जब तक घोड़ा को घुरान जाता तब तक वो बिगड़ जाता, उसी तरह से जब तक सिपाही को लड़ाया नहीं जाता है उसी तरह से सिपाही भी बिगड़ जाते हैं। मुझे अगर
मार्च का हुक्म मिल जाए तो कम से कम 7 लोगों को तो मारकर ही वापस आऊँगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे साहब की दहले यानी जो उनके गुरु होते हैं, जहाँ पे उनकी गुरुद्वारा होती है, वहाँ पे मट्ठा टेकने को मुझे ना देना। पाजी कहेंगे कलों के घोड़े संगीत देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। उन लोग जो है वो बोलते हैं कि घोड़े देखते ही उन लोग क्या करते हैं, मुंह फाड़ देते हैं, पैर पकड़ने लगते हैं। ऐसे तो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंक देते हैं। लेकिन जब मैंने उस दिन धावा दिया था तो 4 मील तक एक भी जर्मन को छोड़ा नहीं था। दोस्त लोग बोल रहा था, ठीक है। पीछे जनरल ने हटने का कमान दिया था, नहीं तो सीधे बर्निल पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुराता और कहता है, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार हजारा सिंह जो था वो मुस्कुरा कर बोलता है अपना सिपाही को, अरे भाई सुनो, इसमें ना जो छोटे अफसर हम लोग जमादार है और नायक है उनका कोई भी बस नहीं चलता है। बड़े अफसर लोग जो डिसीजन देंगे वही हम लोग को मानना पड़ेगा। उन लोग दूर का सोच करके ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करे क्या, हड्डियां में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावली के सोते सूबेदार सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियां में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियां के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। लहना सिंह सूबेदार जी से बोलता है कि क्या करे सर, हड्डियां तो में तो झाड़ा धंस गया, ठंड लग गया है और ऊपर से सूरज निकल नहीं रहा है। अगर एक बार लड़ाई का मौका मिले तो बदन में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 उन बाल्टियों लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरों को भी यहीं बुला लूँगा। लाड़ी होरो मतलब वहाँ जो दोस्त है जो सब है उनको भी यहीं बुला लूँगा। यह वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांद पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई किरतर सिंह के गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? तो फिर उन लोग कुछ गाना गुनगुनाने लगते हैं। दिल्ली शहर तो पिसुर न जइयो, कर लेन लौंद दा व्यापार मंडिए, कर लेना नदेड़ा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाक कंदुए हूँ, लुद्दू वन्या मज़ेदार गोरिए, हुन लगा चटाक कंडुए नू। इसका अर्थ होता है, ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, आरी नादे भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे वरनाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है।
कौन जानता था कि दाढ़ी वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हैं। हमने दूसरा पार्ट में देखा कि वो लोग अपने दोस्त में डिस्कस करते हैं और जो भी काम होता है वो करते हैं। यहाँ पे लहना सिंह क्या करता है, कहता है कि जो लड़की थी ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, मैं तो पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं बता देता हूँ। लहना सिंह बोलता है, भाई लहना सिंह एक लड़का रहता है जिसको क्या करता है कि उसका जो भी पहरेदारी की बात आती है तो लहना सिंह जाके पहरा दे देता है और अपना बिस्तर उस तरह पे उसको सुलाता है। वो लड़का क्या है उसके बारे में मैं भी बताऊंगा, ठीक है, आगे कहानी में है, अभी बताऊंगा तो मज़ा नहीं है, ठीक है। उसको सुलाता है, उसकी अपने बिस्तर पे, सूखा हुआ बिस्तर पे, जैसे मैंने भी पढ़ा है, ठीक है, और अपने जा करके जहाँ तहाँ ऐसे लेट जाता है। जब लड़का जाड़ता है ना, जाड़ा मतलब ठंडा हो, जब उसको लड़का को लगता है तो लहना सिंह क्या करता है, अपना कंबल उसको दे देता है। वही दोस्त लोग बोलता है, हमको पता नहीं है तुम ऐसे ऐसे करते हो, तुम तो खुद ठंडा में किकुड़ते रहते हो और उसको खूब मदद करते हो। उसकी बारी जब आती है तो उसको हटा देते हो, तुम जा करके वहाँ पे पहरा देते हो, है ना। यही इसमें बात होती है। सभी सिपाही बोर होते हैं तो बीच में उन लोग कुछ गुनगुना दिया करता है, कुछ चुटकुले बोलता है, जिससे उनमें थोड़ी राहत आ जाती है और थोड़ी सी खुशियाँ मिलती हैं उन लोगों को, है ना। आइए पार्ट 3 क्या है देखते हैं। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किट के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक ब्रान कोट ओढ़कर सो रहा है। ये जो बोधा सिंह है ना, इसी की मदद कर रहा था लहना सिंह, ठीक है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कांपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिमड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? बोधा बोलता है, सच कहते हो? लहना बोलता है, और नहीं झूठ? यूँ कहकर नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुए। मेम की जर्सी कथा केवल कथा थी, यानी मतलब लहना सिंह झूठ बोलता है। आधा घंटा बीतता है, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुए। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, यहाँ मोड़ है, वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं, जब तुम तक दूसरा हुक्म ना मिले। डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ कर चुप हो गए। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा उनका। लप्टन साहब के पांटी वाले बाल एक दिन के कहाँ उड़ गए? उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया।
लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब? हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी ज़िले के शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल रास्ते के मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसे बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोले कंधे में लगी और दुपट्टे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिए। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट ईंच के थे, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाए ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ। क्यों लहना? क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। चौथा पार्ट में है। होश में आओ, क्यामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की है। सौहर साहब उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए? धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरंगी और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशाने देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक ना खड़के। देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसे तैसे हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक 41 सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार के चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब के जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक के दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार से आग सूते की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गौटे ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोली बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकला कर उन्हीं जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीख सिगरेट पीते हैं। यह बात सीखी कि जगाधरी की जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़ा से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता है, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतना बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। 3 महीने हुए हैं। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की
ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़े के नीचे मांजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू बोलहुराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंछ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायर ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिए। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गया। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ 8 लहना सिंह तक टक्कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगी। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोने शुरू कर दिए। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज गई आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराहे रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिनी कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह को पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफ कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसे चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छनी नाम सार्थक होता, और हवा ऐसे चल रही थी कि जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंतविनोपदेश्चार कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि मैंने कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह ने से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर, 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के देर के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधने चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वार में भर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटा आ गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेटाया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरो को चिट्ठी लिखे तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चढ़ पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसे? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था?
अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। 5वां पार्ट क्या है आइए देखते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर के मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गए, तब धक्का कर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम की सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीतने के बाद लहना सिंह 77 राइफल में जमादार हो गया। मैंने बताया था ना कि वो नौकरी करने लगा था। वही उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर जाता है। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते समय हमारे घर तो होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता भी था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तो सूबेदार के बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई। धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशम बूटों वाली सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मुरझा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। मतलब लहना सिंह बोलता है कि वो ऐसा ऐसा बात था। वजीरा को बोलता है पानी पिला, और बोलता है उसने कहा था। स्वपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमकहलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घघरियाँ पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुए हैं। उसके पीछे 4 हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा बैठा। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भाई, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यहाँ आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान के घावों से मारा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। तो बच्चों, हम लोगों ने ये कहानी पूरा पढ़ा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सर के ऊपर से चला गया है ना? तो आइए मैं इसको एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस कहानी का मतलब क्या है। ठीक है, चलो। तो दरअसल बात ये होती है कि लहना सिंह, जो छोटे बच्चे और बच्चियां मिलती हैं रास्ते में ना, वो क्या करती है कि घोड़ा से टकराने के बाद वो बार बार मिलते हैं और एक ही सवाल पूछता है लड़का कि हाँ क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई? तो लड़की बोलती है कि हाँ
धत खा के वो भाग जाती थी। लेकिन एक बार क्या होता है कि वो बच्चा पूछता क्या तेरी कुड़माई हुई, तो लड़की बोलती है हाँ हो गई है, देखते नहीं है रेशम सी कड़ी चालू। लड़का बेचारा दुख दर्द में अपना घर जाता है, लड़की से मुलाकात नहीं हो पाता है। काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद जब वो बच्चा जवान होता है तो वो फौज में चला जाता है नौकरी करने के लिए। नौकरी करने चला जाता है तो नौकरी में उसे सिपाही का पद मिलता है। तो होता यह है कि अंग्रेजी जो शासन कर रहे थे उसके फौज में वो काम करता है। उस वक्त तुर्क और जर्मन से युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, ठीक है। उस वक्त जब युद्ध होता है तो वो क्या कहता है, अपने दोस्तों में डिस्कस होते रहती है कि भाई यहाँ पे जो जंग हो रहा है इससे तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि दिन भर बम फटते रहता है, अगर थोड़ा सा हाथ बाहर कर दो तो गोली लग जाती है। दिन भर 20-20 फीट 40-40 फीट ऊपर ज़मीन ऊपर चल जा रही है बम की वजह से। वह डिस्कस होते रहता है। तो कहानी में 4-5 पार्ट है, पांचों पार्ट में कुछ अलग अलग पंक्तियां दिए हुए आगे पीछे करके कहानी को लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर आप वीडियो में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो मैं इसका वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, इसका मूवी बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लें, इसका मूवी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो होता यह है कि जब इन लोग रेजिमेंट में काम कर रहा था तो लहरा सिंह अपना खेत के काम से घर जाता है। घर जाता है तो जो सूबेदार रहता है इसका बड़े अफसर, वो बोलता है बाबू तुम जब अपने घर से वापस आना तो मेरे घर से होते चला आना, हम दोनों साथ में जाएंगे। तो ये बेचारा अपना काम वाम करा करके जब वापस घर जाता है तो सूबेदार बोलता है अच्छा सुनना, बात यह है कि तुम्हें सूबेदारनी जो थी उसकी पत्नी, इसमें लड़की का नाम नहीं बताया, ठीक है। सूबेदारनी जो है वो तुमको शायद जानती है, जाकर उससे मिलो। लहरा सिंह चौंक जाता है, भाई सूबेदार जी का ना तो कोई परिवार मेरे साथ रहा है रेजिमेंट के क्वार्टर में और ना मैं उसे जानता हूँ, तो वो मुझे कैसे जानती है। वो जाकर वहाँ मत्था टेकता है, प्रणाम करता है। तो औरत बोलती है क्या तुम मुझे पहचाने? बोलता है नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। तो ये अपना बचपना की बात बताती है, तुम मेरे पीछे आते थे, बोलता था तेरी कुड़माई हो गई, मैं कहती थी धत, याद है। तो फिर से कहानी याद आने लगता है, ये सारा सपना में बताया, ठीक है। बोलता है कि हाँ अब याद आ गया। तो वही बोलता है देख भाई तुमने ना मुझे बचपन में घोड़े के नीचे आने से बचाया था, वैसे तो मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरे पति और बेटे दोनों की रक्षा करना, पति और बेटे दोनों की रक्षा करना। वैसे तो मेरे 5-5 पुत्र हुए जिनमें से 4 जिया ही नहीं, सिर्फ एक पुत्र बच रहा है और एक पति है। सरकार चाहती तो मुझे भी रेजिमेंट में ले लेती, हम लोग सभी माँ बेटा और पति तीनों एक साथ जंग लड़ते, जो होता वहाँ होता। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं सरकार, तो मेरे पति और बेटे की हिफाजत तुम करना, ये मैं तुमसे आंचल पसार कर रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, भीख मांगती हूँ। ये बोलती है वो औरत। लहरा सिंह क्या करता है, उसे वचन देता है और चला जाता है। और वही वचन निभाने के लिए वो बार बार क्या करता था, उस लड़के को बार बार हिफाजत करता था। उसने जो सूबेदारनी को वचन दिया था उसके लिए ही वो उसके बेटे को बचाता था। ठंडा लगता था तो अपना कपड़ा उतार करके उसको दे देता था, उसका काम वो करता था लहरा सिंह, है ना। और जब उसे गोली लगती है तो वो सूबेदार और जो सूबेदार का बेटा था उन दोनों को भेज देता है वापस। और वो अपना गोली लगा हुआ रहता है लहरा सिंह को, तब भी वो वहीं रुकता है। और वजीरा उसका जो चचा था उसके साथ वो वहीं पे पड़े रहता है। वो जब वजीरा सिंह के गोद में सोता है और बोलता है बार बार कि पानी पिला दे, पानी पिला दे। जब मौत होने वाली होती है लहरा सिंह की तो उसे हर आधा घंटा पे पानी मांगता है वजीरा सिंह से, और पानी पीता है और अपने बीते हुए कहानी को याद करता है। ये जो उसने कहा था कहानी है ना, ये पूरी कहानी फ्लैशबैक कहानी है। समझ में? फ्लैशबैक समझते हो? मतलब आप लोग मूवी देखते हो तो कोई आदमी बोल रहा है और उसका अपना पिछला कहानी को सुना रहा है, फ्लैशबैक कहानी पे ये बना हुआ, ठीक है। इससे 2-3 सवाल आते हैं, उसके सवाल का आंसर, इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपके बुक में है, उसका आंसर भी मेरे पास है, उसका वीडियो भी मैं
बहुत जल्द बनाऊंगा। तो आप लोग टेंशन ना लें और लगे रहें। इस कहानी में हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ किया हूँ पहले, लेकिन शायद रिकॉर्डिंग करते वक्त थोड़ी सी मुझसे प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये कहानी ख़त्म हो गई है। इसका जो मूवी है उसका लिंक मैं इस के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जा कर के देख लेना। और इस कहानी को भी एक बार मेरे द्वारा जो एक्सप्लेन किया है इसको पूरी तरह से समझेंगे, ठीक है। कोशिश करना इसको पढ़ने का, खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब आप खुद से किसी चीज़ का आंसर लिखने लगते हो ना, वो बड़ा अच्छा चीज़ होता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है, तो आस्ता आस्ता करके हम लोग सारा चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, ठीक है, रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।